वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली मलयालम लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मिस्ट्री ड्रामा टाइप की मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है सीक्रेट। डायरेक्टर भाई साहब ने मूवी के जरिए से एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज प्रेजेंट किया है। सच में बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही 3 बेस्ट फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। हीरो का नाम होता है मिथुन, उसके बाद अमिया, उसके बाद प्रिंस। ये तीनों बचपन से ही बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। इन तीनों का एक और कॉमन फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है मूर्ति। तंजावुर में मूर्ति की शादी होने की वजह से ये तीनों तंजावुर जाने लगते हैं शादी को अटेंड करने के लिए। और इसी तरह रास्ते भर ये तीनों अपनी जर्नी को बहुत ही मस्त तरीके से एंजॉय करते रहते हैं। खैर दूसरे दिन ये तीनों बस ऐसे ही उस शहर को घूमने लगते हैं। तो उसी किसी जगह पर प्रिंस को एक बोर्ड नजर आता है कि यहाँ पर आपका भविष्य बताया जाएगा। प्रिंस मिथुन से कहने लगता है चलो यार यहाँ पर हम अपनी किस्मत को आजमा लेते हैं। मिथुन मना करने लगता है, अरे प्रिंस तुम्हें पता है ना मुझे ये सारी चीजों पर भरोसा नहीं, तुम और अमिया जाकर आ जाओ, मैं यहीं पर घूम लूंगा। लेकिन प्रिंस जबरदस्ती इसको उस घर के अंदर ले जाने लगता है। उस घर के अंदर भविष्य बोलने वाला एक पंडित जी होता है। वो पंडित जी कहने लगता है कि अगर आप अपना भविष्य जानना चाहते हो तो मुझे आपका डेट ऑफ बर्थ और नक्षत्र बताइए। तो प्रिंस उसी तरह से उस पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाने लगता है। वो पंडित जी अपने किसी दूसरे कमरे में जाकर बहुत ही पुराने तालपत्र में कुछ चेक करने लगता है। मतलब इस पंडित जी के पास काफी सारे बहुत ही पुराने तालपत्र होते हैं। वो पंडित जी प्रिंस को उसकी सारी बातें सच बताने लगता है कि जैसे प्रिंस सिनी फील्ड में काम करता है, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। और उसी तरह जब प्रिंस 5th स्टैंडर्ड में था इसके पिताजी की डेथ हो गई थी। आने वाले दिनों में ये प्रिंस बहुत कामयाब बनेगा। तो ये सुनने के बाद प्रिंस शॉक में रह जाता है और उस पंडित जी को थैंक यू भी बोलने लगता है। बाद में प्रिंस मिथुन से भी कहने लगता है कि तुम भी अपना भविष्य जान लो। एक्चुअली मिथुन को पसंद नहीं होता, लेकिन प्रिंस के कहने पर ये अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना नक्षत्र उस पंडित जी को देने लगता है। तो वो पंडित जी दोबारा अपने उस कमरे में जाकर पुराने तालपत्र को चेक करने लगता है। इन तीनों के पास आकर कहने लगता है कि तुम किसी मेडिकल फील्ड में काम करते हो, तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे रहते हैं। मिथुन कहने लगता है हाँ पंडित जी आपने सही कहा। प्रिंस कहने लगता है कि पंडित जी जल्द ही में मिथुन की शादी होने वाली है, उसके बारे में कुछ बताइए ना। वो पंडित जी उस तालपत्र में इसी के बारे में चेक करते हुए शॉक में रह जाता है। मिथुन से कहने लगता है कि तुम्हारी शादी नहीं होगी। प्रिंस कहने लगता है अरे पंडित जी रिसेंटली मिथुन की एंगेजमेंट हुई है, कुछ महीनों के बाद शादी भी होने वाली है। पंडित जी कहने लगता है तो फिर आप उस लड़की का कुंडली भी मुझे दिखाइए। तो मिथुन उसी तरह से उस पंडित जी को इसके मंगेतर का डेट ऑफ बर्थ और नक्षत्र बताने लगता है। पंडित जी उस लड़की की कुंडली भी देखते हुए कहने लगता है कि इस लड़की की शादी नहीं होगी, शादी से पहले ही इसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा पेश आएगा। तो ये सुनने के बाद मिथुन बहुत गुस्सा करने लगता है। प्रिंस से कहने लगता है कि इसीलिए मैं ऐसी जगह पर नहीं आना चाहता, मैं भरोसा ही नहीं करता। पंडित जी कहने लगता है कि ये सारी चीजें मैं अपनी तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, जो पुराणों में लिखा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप लोग भरोसा करो या ना करो। अमिया पूछने लगती है तो पंडित जी इसका कोई हल भी बता दीजिए। पंडित जी कहने लगता है कि इसका कोई हल नहीं, हम हमारे तकदीर के हाथों मजबूर है बस। खैर उसके बाद ये तीनों वापस अपने शहर लौटने लगते हैं। लेकिन मिथुन को उसी पंडित की बातें याद आती रहती है, बहुत ही सीरियस होता है। प्रिंस समझाने लगता है कि अरे यार तुम उस पंडित जी की बातों पर इतना ध्यान मत दो, अगर वो लोग 10 चीजें बोलेंगे तो उसमें से सिर्फ 4 या 5 चीजें ही सही होती है। लेकिन मिथुन प्रिंस पर गुस्सा करके कार से बाहर आता है सिगरेट पीने के लिए। अमिया प्रिंस से पूछने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, उस पंडित जी ने तो तुम्हारे बारे में सब कुछ सही तो बताया। प्रिंस कहने लगता है कि उस पंडित जी ने मेरे बारे में जो कहा वो सब कुछ सही है, मैं मानता भी हूँ, लेकिन इस मिथुन को उन सारी चीजों पर भरोसा नहीं, इसलिए इसकी दिमाग में नेगेटिव बात बैठ गई। बस उसे चिल करने के लिए ऐसा कहा कि 10 में से 3 ही सही चीजें हो सकती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है कुछ महीनों पहले, जहाँ पर श्रेया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी बोर्ड की पार्टी में गाना गाती रहती है। उसी पार्टी में मिथुन के माँ बाप भी यहाँ पर आते हैं उस पार्टी को अटेंड करने के लिए, फंक्शन को। श्रेया को देखकर मिथुन के माँ बाप श्रेया को पसंद करके श्रेया के माँ बाप के पास जाकर शादी की बात करने लगते हैं अपने बारे में बताते हुए। उसी बोट में श्रेया के माँ बाप भी बैठे होते हैं। घर वापस आने के बाद मिथुन की माँ मिथुन को उसी श्रेया के बारे में बताने लगती है कि हमने तुम्हारे लिए एक लड़की को ढूंढ निकाला। अब मिथुन अपने माँ बाप से यही कहने लगता है कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी, लेकिन मिथुन की माँ मिथुन को डांटते हुए उस श्रेया का नंबर देने लगती है कि तुम उस लड़की से एक बार बात तो कर लो। तो मिथुन श्रेया को हाय भेजने लगता है। दूसरी तरफ श्रेया भी अपनी माँ से यही कहने लगती है कि माँ मुझे अभी शादी नहीं करनी।
श्रेया की माँ भी यही कहने लगती है, अरे बेटा कभी ना कभी तो शादी करनी है ना, देखो लड़का अच्छा है, घर वाले अच्छे हैं, एक बार उस लड़के से बात तो करो। उसके बाद मिथुन अमिया के पास जाता है। एक्चुअली अमिया एक डांस टीचर होने के साथ साथ इवेंट मैनेजर भी होती है। अमिया से यही कहने लगता है कि माँ ने मेरे लिए एक लड़की को ढूंढा है। अमिया कहने लगती है, हाँ हाँ तुम्हारी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया और लड़की की फोटो भी भेजी मुझे, अच्छा खानदान है, लड़की भी अच्छी खासी है, उस लड़की से एक बार बात तो करो। मिथुन कहने लगता है, हाँ मैंने उस लड़की को हाय मैसेज भेजा, लेकिन उसी वक्त उस लड़की ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। दोबारा थोड़ी देर के बाद उसने मुझे अनब्लॉक किया और धीरे धीरे चैटिंग हो रही है। दूसरे दिन अमिया मिथुन को कॉल करके फटाफट से एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है, तो मिथुन उसी तरह से वहाँ पर जाने लगता है। एक्चुअली वहाँ पर अमिया एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती रहती है किसी की शादी का। जब मिथुन वहाँ पर जाता है तो मिथुन को वहाँ पर इसका एक पुराना फ्रेंड और उसकी फैमिली नजर आती है। इसके साथ थोड़ी देर बात करने के बाद अमिया को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो और मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। अमिया मिथुन के पास आकर कहने लगती है, अरे यार तुम मेरे साथ आओ तो सही, तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। इस तरह से इसको श्रेया दिखाने लगती है, मतलब श्रेया उसी शादी में गाना गाने वाली होती है। अमिया कहने लगती है, जाओ उस लड़की के पास जाकर बात करो। सो मिथुन श्रेया के पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद ये दोनों किसी कॉफी शॉप पर आते हैं थोड़ा प्राइवेटली बात करने के लिए। बातों के दरमियान में श्रेया मिथुन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं ये सुनने के बाद तुम्हें कैसा फील होगा, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। एक्चुअली मैं एक एडवोकेट से प्यार किया करती थी, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन वो मेरा बीएफ मेरे पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारे बारे में तुम्हारे कॉलेज में इंक्वायरी की, तुम्हें कैरेक्टरलेस हो, सारे कॉलेज में तुम्हारा बैड नेम है, अगर तुम्हारे बारे में हमारे घर वालों को पता चलेगी तो उल्टा मुझे ही डांटेंगे, हमारी शादी नहीं हो सकती। श्रेया को भी गुस्सा आकर उस बंदे के साथ ब्रेकअप कर लेती है। श्रेया कहने लगती है कि मुझे लगता है कि उस दिन वो बंदा जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगाया, शायद मुझसे दूर होने के लिए। अभी अभी मैं उस सदमे से बाहर आ रही हूँ। मिथुन श्रेया को दिलासा दिलाने लगता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहुत ही अच्छे से केयरिंग करूँगा और कभी भी तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा। तो उसके बाद धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं, अच्छी खासी बॉन्डिंग भी हो जाती है। इसी दरमियान में मूर्ति की शादी तंजावुर में होने की वजह से मूर्ति मिथुन, अमिया, प्रिंस श्रेया को भी बुलाने लगता है। श्रेया मिथुन से कहने लगती है, नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत ही जरूरी काम है। इस तरह से बाद में मिथुन, अमिया, प्रिंस ये तीनों मूर्ति की शादी पर जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है, ये तीनों वापस अपने शहर पर आने लगते हैं। प्रिंस ड्राइविंग कर रहा होता है और मिथुन बैक सीट में सो रहा होता है। तभी अचानक से ये घबराते हुए अपनी नींद से जाग जाता है। ये दोनों शॉक में रहकर मिथुन से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। मिथुन कहने लगता है कि अभी अभी मुझे ये ख्वाब आया कि पुलिस वाले मुझे बहुत मार पीट रहे हैं। तो ये दोनों समझाने लगते हैं कि अरे यार अभी भी तुम उस पंडित जी की बातें दिमाग में लेकर बैठे हो, ये सब कुछ भूल जाओ। इस तरह से उसको घर के पास ड्रॉप कर देते हैं। बाद में प्रिंस अमिया से कहने लगता है, अमिया मैंने सुना है कि सुबह के सपने सच होते हैं। अमिया कहने लगती है कि तुम भी मिथुन की तरह फालतू चीजें सोचने लगे, फटाफट से मुझे घर के पास ड्रॉप करो, और हाँ ये बात तुम मिथुन से मत कहना। इस तरफ मिथुन फ्रेशअप वगैरह होते हुए उसी पंडित जी की बातें याद आती रहती है इसको कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, श्रेया के साथ हादसा पेश आएगा। दूसरे दिन से ही मिथुन श्रेया को अवॉइड करने लगता है। जब भी श्रेया इसको कॉल करती है ये पिक ही नहीं करता, बस अपने ही दुनिया में खोए रहता है। एक दिन मिथुन को किसी जगह पर एक मरी हुई लड़की का पोस्टर नजर आता है, तो उस लड़की के अंदर ये श्रेया का चेहरा देखकर बहुत घबराते रहता है। अब दूसरे दिन श्रेया फटाफट से मिथुन के घर पर आकर इससे मुलाकात करने लगती है। पूछने लगती है कि आखिरकार तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई। अब मिथुन श्रेया से सच छुपाते हुए दूसरे वे में बताने लगता है कि इसका एक फ्रेंड है और पंडित जी ने इसके साथ ऐसा ऐसा कुछ कहा। तो वो सुनने के बाद मुझे हम दोनों के बारे में घबराहट हो रही है। लेकिन श्रेया मिथुन को दिलासा दिलाने लगती है, अरे हम दोनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगी, हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम ऐसे फालतू की चीजें सोचो मत। अब रात होने के बाद मिथुन दोबारा उसी पंडित जी की बातें याद करते रहता है। मिथुन का फादर मिथुन के पास आकर पूछने लगता है कि जब से तुम शादी से वापस आए हो बहुत ही गुमसुम से हो, क्या हुआ। तो मिथुन अपने फादर को तंजावुर में जो हुआ वो सारी बात सुनाने लगता है। मिथुन का फादर कहने लगता है कि सारी पंडित जी की बातें सब कुछ सच नहीं होते, वो जो भी कुछ कहते हैं उनमें से एक या दो ही सही होते हैं। इट्स ए गेम ऑफ पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। और वैसे भी इस जमाने में तुम ऐसी चीजों पर भरोसा कर रहे हो, तुम फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो।
इस तरह से मिथुन का फादर मिथुन को भी बहुत समझाने लगता है। दूसरे दिन मिथुन अमिया को लेकर प्रिंस के पास जाकर कहने लगता है, हमें ये पता करना होगा कि उस पंडित जी की बातें सच है या झूठ। हम मूर्ति से मुलाकात करके इसके बारे में पूछेंगे। मतलब मूर्ति एक साइंस टीचर होता है, उसके पास जाकर पूछेंगे क्या साइंस से इसका कोई लेना देना है। तो उसी तरह से ये तीनों मूर्ति के पास जाते हैं। पहले तो उस पंडित जी ने मिथुन से जो बातें कही वो सारी बातें मूर्ति को सुनाने लगते हैं। मूर्ति कहने लगता है कि मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ और सिर्फ साइंस पर ही भरोसा करता हूँ, ये ज्योतिष वगैरह पर नहीं। एक्चुअली साइंस और एस्ट्रोलॉजी के बीच कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर कनेक्टेड। इस चीज के बारे में मेरे प्रोफेसर मैथ्यू बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। चलो मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ, वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे। इस तरह से मूर्ति इन तीनों को लेकर अपने प्रोफेसर मैथ्यू के पास ले जाता है। मिथुन मैथ्यू को भी सारी चीजें समझाने लगता है। मैथ्यू कहने लगता है कि उस पंडित जी के हिसाब से शायद वो सारी चीजें हो सकती है। हमारे विश्व में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती ही है। मतलब तुम्हारी जिंदगी में अब नेगेटिव थिंग्स चल रही है, इस नेगेटिव थिंग को हटाने के लिए आप इसके विरुद्ध काम करिए। मतलब 3 पॉजिटिव थिंग्स करिए। यहाँ पर जिंदगी और मौत का सवाल है ना मिथुन, आप किसी 3 लोगों की जान बचा लीजिए। ऐसा करने से आपकी जिंदगी से नेगेटिव थिंग्स हट जाएंगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% वर्क करेगा, लेकिन बड़े बड़े साइंस प्रोफेसर्स ने इस चीज को आजमाया है। मिथुन अमिया प्रिंस पूछने लगते हैं कि अब हम मरने वाले बंदे को कैसे ढूंढेंगे। ना हम डॉक्टर है, ना हम एम्बुलेंस ड्राइवर। मैथ्यू कहने लगता है कि आपको जरूरी नहीं है कि ऐसे ही मरने वाले लोगों को ढूंढे। ऐसे अपॉर्चुनिटीज खुद ब खुद आपके सामने आएंगी, बस आप उस बात का ख्याल रखना है। अब मिथुन अमिया प्रिंस यही सोचने लगते हैं कि पता नहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आएगी। उसके बाद ये तीनों किसी बीच के पास जाकर इसी के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसी दरमियान में एक अनजान बंदा पानी में गिरकर डूबने लगता है। उसी वक्त मिथुन को मैथ्यू की बातें याद आकर फटाफट से पानी में कूदने लगता है उस बंदे की जान को बचाने के लिए। शॉकिंग बात यह है कि साले मिथुन को तैरना ही नहीं आता, बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है। दूसरे सीन में ये तीनों अपनी कार में बैठे होते हैं। अमिया और प्रिंस मिथुन को डांटने लगते हैं, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तैरना नहीं आता, इसके बावजूद भी तुम पानी में गिर गए, इसके बावजूद भी तुम पानी में कूद गए। बात यह है कि जो बंदा पानी में कूदा होता है ना, एक्चुअली वहाँ पर मूवी की शूटिंग हो रही होती है। अब ये बात बिना जाने ये बेवड़ा मिथुन पानी में कूद जाता है उस बंदे को बचाने के लिए, और जो बंदा एक्टिंग कर रहा था ना डूबने का, वही बंदा मिथुन को बाहर लाकर उसकी जान बचाता है। लो कर लो बात, चला किसी की जान बचाने खुद कोई इसकी जान बचा रहा है। अब मिथुन इन दोनों से यही कहने लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे तैरना आता है या नहीं। खैर दूसरे दिन मिथुन दवाइयाँ देने के लिए किसी हॉस्पिटल पर जाकर किसी बंदे का इंतजार करते रहता है। उसी वक्त एक पेशेंट एक लेडी डॉक्टर को मारने की कोशिश करते रहता है कि इस लेडी डॉक्टर ने टाइम पर उसका इलाज नहीं किया। वहाँ के सारे लोग उस बंदे को रोकने से बहुत डर रहे होते हैं, उसके हाथ में चाकू होती है। तभी मिथुन इस चीज को देखकर फटाफट से उस बंदे के पास जाकर उसको रोकने लगता है, उस लेडी डॉक्टर की जान बचाने की कोशिश करने लगता है। इसी हाथापाई के दौरान मिथुन भी जख्मी हो जाता है। दूसरे सीन में उसी हॉस्पिटल का एक डॉक्टर मिथुन की मरहम पट्टी करते हुए कहने लगता है कि तुमने उस डॉक्टर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अफसोस उस डॉक्टर की तकदीर में मरना ही लिखा था, बेचारी वो डॉक्टर मर चुकी है। उसके बाद मिथुन के बारे में ये बात जानकर अमिया प्रिंस मूर्ति मिथुन के पास आकर मिथुन को डांटने लगते हैं। अगर उस प्रोसेस में तुम्हारी जान चली जाती तो, गलती से वो चाकू तुम्हें लग जाती तो। लेकिन मूर्ति मिथुन की सपोर्ट में बात करने लगता है, अरे यार इसने तो एक जान बचाने की कोशिश की, जो काम वहाँ के लोग नहीं कर पाए मिथुन करने की कोशिश की। अमिया मूर्ति से पूछने लगती है कि तुम्हारे फादर भी ज्योतिष बोलने का काम करते थे ना, तो तुम क्यों वो काम नहीं कर रहे। मूर्ति कहने लगता है कि ज्योतिष बोलने वाला बंदा कभी भी अपना फ्यूचर नहीं देखता, लेकिन एक दिन मेरे पिताजी ने अपना फ्यूचर जानने की कोशिश की। पता चला कि मेरे पिताजी 3 या 4 सालों के बाद मर जाएंगे। ये जानने के बाद मेरे पिताजी हर वक्त इसी के बारे में सोच रहे थे, डिप्रेशन में जाने लगे। शॉकिंग बात यह है कि मेरे पिताजी 3 साल बाद मरने वाले एक ही साल में मर गए। यहाँ पर ऑब्जर्व करने की बात यह है कि हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है। मिथुन बस अपनी कोशिश कर रहा है कि ये श्रेया के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार पाए, तो हो सकता है कि इसी कोशिश की वजह से इसकी तकदीर बदल जाए। तो यह सुनने के बाद मिथुन और मोटिवेट होने लगता है, कहने लगता है कि मैं किसी भी तरह से 3 लोगों की जान बचाकर ही रहूंगा। दूसरे दिन मिथुन से मिलने के लिए हरी नाम का एक बंदा आता है। एक्चुअली ये हरी और कोई नहीं, श्रेया का एक्स होता है। हरी कहने लगता है कि मुझे रिसेंटली ये बात पता चली कि तुम्हारी और श्रेया की शादी होने वाली है, इसीलिए तुमसे बात करने के लिए आया हूँ।
एक्चुअली मैं श्रेया से बहुत प्यार कर रहा था। उसी से शादी करने के लिए मैंने हम दोनों की कुंडली एक पंडित जी को दिखाई। वो पंडित जी श्रेया की कुंडली देखकर कहने लगे कि श्रेया शादी होने से पहले ही मर जाएगी। सच में अगर ऐसा होता तो मैं टूट के बिखर जाता। इसलिए मैंने जानबूझकर श्रेया से ब्रेकअप कर लिया, उसके कैरेक्टर पर धब्बा लगाकर, ताकि श्रेया खुद मुझे इग्नोर करे। मैंने सोचा कि श्रेया की शादी नहीं होगी तो ऑफकोर्स उसकी जान भी बच जाएगी। उसके बाद मिथुन मैथ्यू के पास जाकर यही सारी बात सुनाने लगता है, वही हरी की बात। मैथ्यू कहने लगता है कि मतलब हरी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। हरी श्रेया की कुंडली किसी ज्योतिषी को बताने पर वो ज्योतिषी भी श्रेया के बारे में ऐसा ही कहा, और उसी तरह तंजावुर के ज्योतिष ने भी यही कहा। दो ज्योतिषी ने श्रेया के बारे में एक ही बात कही, जिसका मतलब शायद वो बात झूठ नहीं हो सकती। हरी ने श्रेया को छोड़ दिया। अब तुम श्रेया के साथ क्या करोगे ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट है। मिथुन कहने लगता है, नहीं, मैं श्रेया को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता। मैंने उससे वादा किया कि हमेशा मैं उसका साथ दूंगा। आपने जो सोल्यूशन बताया मैं उसी को फॉलो करूंगा। किसी भी तरह से 3 लोगों की जान बचाऊंगा। उसके बाद मिथुन जिस किसी भी हॉस्पिटल में जाकर किसी भी पेशेंट को देखता है तो इसको श्रेया ही नजर आती रहती है। मतलब मिथुन उनके प्लेस में श्रेया को इमेजिनेशन करते रहता है। श्रेया को कुछ भी ना हो, हर वक्त श्रेया की केयरिंग करते रहता है। मतलब इसका बीपी चेक करना, शुगर चेक करना, इसकी सेफ्टी का ख्याल रखना। मिथुन की केयरिंग को देखकर श्रेया बहुत इमोशनल होने लगती है कि मिथुन मुझसे कितना प्यार करता है। खैर एक रात जब मिथुन अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है तो बीच रास्ते में ही इसकी कार ब्रेकडाउन हो जाती है। फटाफट से मैकेनिक को बुलाता है और शॉकिंगली उसी एरिया में इसको मिथुन का एक पुराना फ्रेंड नजर आता है, जो कुछ दिनों पहले किसी शादी में नजर आया था। वो बंदा कहने लगता है कि मैंने शिफ्ट कर लिया, अब मैं यही अपार्टमेंट में रहता हूँ। इसी बातों ही बातों में वो कार मैकेनिक मिथुन की कार को रेडी कर देता है। जब ये फोन पे करने वाला होता है, मैकेनिक कहने लगता है, नहीं सर, मेरे पास फोन पे नहीं, प्लीज कैश दे दीजिए। अब मिथुन के पास कैश नहीं होता, जिसकी वजह से मिथुन का वो फ्रेंड उस कार मैकेनिक को कैश पैसे दे देता है। जब मिथुन अपने फ्रेंड को फोन पे करने वाला होता है, इसका फ्रेंड कहने लगता है, अरे यार, इतने जल्दी देने की क्या जरूरत है, कभी तुम्हें टाइम मिला तो हमारे घर पर आ जाओ, तब दे देना। दूसरी रात मिथुन अपनी कार के जरिए से कहीं पर जाने लगता है। इसी दरमियान में चाय की दुकान के पास आकर जब चाय पी रहा होता है तो कुछ लोग इसकी गाड़ी पर पत्थर फेंककर इसका शीशा तोड़ देते हैं। बात यह है कि उस एरिया के कुछ लोग एक चोर को बहुत मार पीट रहे होते हैं, तो गलती से 1-2 पत्थर इसकी गाड़ी को लग जाता है। अब ये देखकर मिथुन फटाफट से उन लोगों के पास जाकर उस चोर को बचाने की कोशिश करने लगता है। सारे लोगों से फाइट करके बहुत ही मुश्किल से उन लोगों से इस चोर को बचाने लगता है। इसी दरमियान में मिथुन को भी बहुत जख्म होने लगते हैं। मिथुन बहुत ही मुश्किल से उस चोर को हॉस्पिटल पहुंचाने पर उस चोर की जान बच जाती है। होश में आने के बाद वो चोर मिथुन को थैंक यू भी बोलने लगता है। बाद में जब मिथुन वहां से जाने वाला होता है तो तभी पुलिस वाले मिथुन के पास आकर इसको अरेस्ट करने लगते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जिन लोगों ने उस चोर को मारा पीटा, उन्होंने ये सोचा कि अगर मिथुन पुलिस स्टेशन पर जाएगा तो हम लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगेगा, इसलिए वो लोग इन पुलिस वालों को पैसे देकर उल्टा मिथुन पर वो केस डाल देते हैं। अब यह बात जानने के बाद अमिया और प्रिंस फटाफट से पुलिस वालों के पास आकर इनको समझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले किसी की भी नहीं सुनते। ये देखकर प्रिंस अमिया से ही कहने लगता है कि अरे अमिया, मिथुन का वो सपना अब पूरा हुआ। बाद में प्रिंस एक जान पहचान के पॉलिटिशियन की मदद से मिथुन को पुलिस स्टेशन से बाहर लाता है। वो पॉलिटिशियन इन पुलिस वालों को बहुत डांटने लगता है कि तुम लोगों ने एक मासूम बंदे को अरेस्ट किया। अब इसी दरमियान में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही होती है। रिसेंटली मिथुन के घर वाले और श्रेया के घर वालों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की रखी होती है। श्रेया कुछ साड़ियों को ट्राई करती रहती है। इसी दरमियान में ये लोग ये देखते हैं कि एक नई साड़ी फट चुकी है। ये देखकर वहाँ के लोग यही कहने लगते हैं कि ये तो अपशगुन है। श्रेया बहुत मायूस होने लगती है। बाद में श्रेया यही बात मिथुन को सुनाने पर मिथुन भी बहुत फील होने लगता है। सोचने लगता है कि क्यों हमारी शादी के वक्त ऐसे अपशगुन की चीजें हो रही है। एक दिन जब मिथुन अपनी बाइक के जरिए से कहीं पर जा रहा होता है, तभी इसकी आंखों के सामने ही एक कार का जबरदस्त तरीके से एक्सीडेंट होने लगता है। मिथुन फटाफट से उस गाड़ी के पास जाकर देखने पर उस कार में एक माँ और एक बच्ची होती है। ये गाड़ी उल्टी हो चुकी होती है। देखते ही देखते डीजल लीक होते हुए चिंगारियां आने लगती है, थोड़ी बहुत आग भी लगने लगती है। मिथुन बहुत ही मुश्किल से पहले बच्ची को उस कार से बाहर निकालता है। जब दोबारा माँ को भी बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है तो उस गाड़ी के अंदर फंस के रह जाती है, बाहर ही नहीं आ पाती। लेकिन फिर भी मिथुन बिना हार माने उस औरत को भी गाड़ी से बाहर निकालकर बचा लेता है। उसी वक्त वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है।
बाद में जब ये बात मिथुन अपने दोस्तों को सुनाने लगता है तो उसके दोस्त बहुत खुश होने लगते हैं कि मिथुन ने फाइनली 3 लोगों की जान बचा ली। तभी प्रिंस अमिया और मूर्ति के पास आकर एक बात सुनाने लगता है कि एक्चुअली आज ये सेट पर एक कपल का मर्डर वाला सीन शूट कर रहा था। तो शॉकिंगली उन दोनों एक्टर्स में इसको मिथुन और श्रेया नजर आए। ये सुनने के बाद अमिया प्रिंस को बहुत डांटने लगती है कि पहले तुम अपने दिमाग से नेगेटिव थिंग्स को हटा दो और ये बात मिथुन से मत कहना। प्रिंस मूर्ति से कहने लगता है कि खामखा मैंने उस दिन मिथुन को उस ज्योतिषी के पास ले गया, वो मना कर रहा था। अगर उस दिन मैं उसे वहाँ पर नहीं ले जाता तो मिथुन इतना दुखी नहीं होता। मूर्ति कहने लगता है कि प्रिंस जो तुमने किया वो सही किया। अगर उस दिन तुम उस ज्योतिषी के पास नहीं जाते तो आज हमें हल नहीं मिलता, सिचुएशन कुछ अलग ही होता। मिथुन की वजह से 3 लोगों की जान बची है। इस तरह से इसको समझाने लगता है। दूसरी तरफ मिथुन अपने उस फ्रेंड के अपार्टमेंट के सामने से गुजरने लगता है। तभी मिथुन को अपने फ्रेंड के बारे में याद आता है। उस दिन इसके दोस्त ने मैकेनिक को पैसे दिया था ना। सोचने लगता है चलो उसके पैसे लौटा देते हैं। इस तरह से मिथुन अपने फ्रेंड के घर पर जाता है तो यहाँ पर ये लोग खाना खाने वाले होते हैं। मिथुन कहने लगता है अरे यार मैं तो सही टाइम पर आया। इस तरह से अपने आप खाना खाने लगता है, लेकिन इसका फ्रेंड इसको रोकने लगता है। लेकिन मिथुन यही कहने लगता है अरे नहीं भाभी, मुझे दूसरी चीज नहीं चाहिए, मैं यही खाऊंगा। मिथुन का फ्रेंड दोबारा इसको रोकने लगता है। तब जाके मिथुन को ये बात समझ में आती है कि दाल में कुछ काला है। वही टेबल पर एक सुसाइड नोट होता है। मतलब मिथुन का फ्रेंड, इसकी बीवी अपने बच्चे के साथ मरने वाले होते हैं। वजह पूछने पर मिथुन का फ्रेंड कहने लगता है कि एक्चुअली मैं बिजनेस में बहुत लॉस हो गया और इसी तरह मैं काफी सारा कर्जा करके भी रखा। समझ में नहीं आ रहा कि इन सारे कर्जे को मैं कैसे पूरा करूं। हर रोज कर्जे वाले मेरे घर पर आकर मुझे लानतान कर रहे हैं और कुछ लोग तो मेरी बीवी के बारे में अनाप शनाप भी बक रहे हैं कि तुम अपनी बीवी को धंधे पर बिठाकर हमारा कर्जा पूरा करो। ये सुनने के बाद मिथुन अपने फ्रेंड को कुछ पैसे देने लगता है, जिसकी वजह से मिथुन का फ्रेंड अपने कर्जे मिटा पाए और इसी तरह अपनी शादी पर भी बुलाता है। उसके बाद मिथुन बहुत ही खुश होकर मैथ्यू के पास जाकर यही बात सुनाने लगता है। मैथ्यू कहने लगता है अरे वाह, तुमने तो 6 जानों को बचा लिया। उसी वक्त मिथुन को किसी के साइड से कॉल आने पर वो सुनने के बाद मिथुन शॉक में रहकर फटाफट से हॉस्पिटल पर दौड़ने लगता है। इसके पीछे पीछे इसके दोस्त भी आने लगते हैं। पता चलता है कि श्रेया का एक्सीडेंट हो गया। मिथुन अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है जो इसने श्रेया के साथ बिताई थी। उसी वक्त श्रेया कमरे से बाहर आती है और वो भी तंदुरुस्त, छोटे मोटे घाव लगे होते हैं। मिथुन को देखकर फटाफट से इसके पास आकर इसको हक करने लगती है। बात यह है कि जब श्रेया अपनी स्कूटी के जरिए से फ्लाईओवर के ऊपर से जा रही होती है तो तभी गलती से एक गाड़ी इसको ठोक देती है। उसी फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे गिरने लगती है, लेकिन लकीली नीचे से एक और ट्रक गुजर रही होती है जिसमें काफी सारे बेड्स होते हैं। श्रेया उन बेड्स के ऊपर गिर जाती है, छोटे मोटे घाव लगे होते हैं। इस तरह से मिथुन की कोशिशों की वजह से आज श्रेया बच जाती है। बाद में डायरेक्टर एक छोटा सा मैसेज देने लगते हैं कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ इज बिलीव इन योरसेल्फ। और फाइनल सीन में जैकी चैन का एक आर्टिकल भी दिखाने लगते हैं। मतलब 2001 में यूएस में जैकी चैन की किसी फिल्म की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन स्क्रिप्ट लेट होने की वजह से वो शूटिंग उस जगह पर नहीं हुई और उसी दिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। जैकी चैन लिखते हैं कि अगर मैं उस जगह पर गया होता तो मैं भी मर चुका होता। सो इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।